मॉर्निंग। आप सब देख रहे हैं एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव दौर जारी है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, अब इसके बाद अन्य होने वाले हैं। तो इसी के तहत एक मुलाकात की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश में। आज के हमारे खास मेहमान है प्रभाशंकर पांडे जी। इनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे इनसे इनके विधानसभा के बारे में, साथ ही जानेंगे पहले सर एक बार विधायक रह चुके हैं और कई बार इन्होंने चुनाव भी फाइट किया है। तो जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं इस विधानसभा में और क्या कुछ मुद्दे लेके इस बार ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी है सर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा खास मुद्दा इस पूरे देश में, इस पूरी विधानसभा में, पूरे प्रदेश में है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार आज कैंसर की तरह है। अगर भ्रष्टाचार से सामान्य जनता इतनी दुखी न होती तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये हजारों लाखों नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर जो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो भ्रष्टाचार से दुखी थे। कोई अन्ना हजारे जी फिल्मी हीरो थे, उनको देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, ऐसा भी नहीं है। कोई अन्ना हजारे जी वो भारत की विश्व विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ऐसा भी नहीं था। कोई अन्ना हजारे जी कारगिल युद्ध के विजेता थे, ऐसा भी नहीं था। वो अन्ना हजारे जी एक ऐसे आंदोलन को आवाज दे रहे थे जिससे एक एक जनता दुखी थी। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। आपको लगेगा कि विधानसभा का चुनाव और मैं अन्ना हजारे जी का नाम लूं या भ्रष्टाचार का नाम लूं, थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दो बातें केवल कहना चाहता हूं। नंबर एक, गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनती नहीं। योजनाएं बनती हैं केवल शहर, अमीर और उद्योगपतियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए। लेकिन अगर गांव गरीब किसान के लिए कोई योजना बनी भी तो वो पैसा वहां तक पहुंचता नहीं। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई वर्ष पहले कहा था कि 100 रुपए हम दिल्ली से भेजते हैं तो 85 रुपए बीच में गायब हो जाता है, केवल 15 रुपए पहुंचता है। अगर कई वर्षों पूर्व अगर ये 15% पैसा पहुंचता था, ऐसा एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो मानना पड़ेगा कि आज वह प्रतिशत भी बहुत कम हो गया है। इस विधानसभा के तौर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी गांव में हैंडपंप नहीं लगे, किसी गांव में बिजली का काम नहीं हुआ, किसी गांव में पुल पुलिया खड़ंजे नहीं लगे, किसी गांव में सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं, किसी गांव में गरीब को कोई आवास नहीं। और ये केवल इसलिए नहीं हुआ कि जनप्रतिनिधि को चाहिए कमीशन। जिस काम में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा उस काम को वो करेगा। अगर बेचारा कोई हैंडपंप गांव में लगवावे एमएलए और भ्रष्टाचार करे तो बहुत करेगा, 20 फीट 30 फीट पाइप बेचेगा, वो ठेकेदार, इंजीनियर और विधायकों का हिस्सा बटेगा तो 100-200 रुपए मिलेगा उस बेचारे को। लेकिन अगर वही वो स्कूल को दे दे 25,000 रुपए तो 12,500 रुपए उसकी जेब में जाएगा। तो गाँव में हैंडपंप तो नहीं लगेगा। अगर वो आदमी गांव में बिजली ठीक कराने के लिए 5 लाख रुपए किसी ग्राम सभा में लगते हैं तो उस बेचारे को क्या मिलेगा बिजली ठीक कराने पर? इसलिए वो स्कूल को 5 लाख देगा, 2.5 लाख रुपए जेब में रखेगा। जनता चाहती है वो विधायक जो भ्रष्टाचार न करे। और मेरा इस विधानसभा के विषय में कहना है कि 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के 3 विधायक उम्मीदवार हैं। एक आज का एमएलए, एक 5 साल पहले का एमएलए और मैं 20 साल पहले का एमएलए हूँ। मैं डंके की चोट पर सारी सार्वजनिक सभाओं में, सारी बैठकों में, सारे कार्यक्रमों में कहता हूं कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी विरोधी दल के व्यक्ति ने लगाया क्या? लोग कहते हैं नहीं, आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मौका दीजिए। भ्रष्टाचार का जब दाग नहीं है तो उस सरकार की योजना को निश्चित रूप से मैं आपके दरवाजे पहुंचाऊंगा। और मैडम, केवल 2 बात मैं और कहने की आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में बड़ी, जहाँ आप खड़ी हैं आज मुकुंदपुर के अगल बगल, ये बड़ी संख्या में जल भराव का संकट यहाँ होता था। 1.5 साल में विधायक रहा और बड़ी मात्रा में यहाँ पर नाले खोदे गए। मेरे जाने के बाद नालों का कहीं अता पता नहीं। जहाँ पर आप खड़ी हैं इसके ठीक बगल की सड़क, अभी जिससे होकर के मैं आ रहा हूँ, मेरे समय में वो मिट्टी ढो ढो करके, मिट्टी वहाँ लोकल नहीं मिल रही थी तो मिट्टी ढो ढो करके सड़कें बनी और उसके बाद कहीं सड़क का निर्माण नहीं। जबकि यहाँ के विधायक का घर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर पर है। अभी आप नहर की ओर से होकर के जाएंगी तो 2-2 नहर टूटे, 2-2 पुल टूटे पड़े हैं और दोनों पुलों में 2 महीने के अंदर लगभग 2 आदमी को जान गंवानी पड़ी। इसलिए को जाते समय पुल टूटे हैं, बाहर से लोग आए, उनको पता नहीं था। तो जो विधायक अपने घर के बगल की सड़क नहीं बनवा सकता, जो विधायक अपने घर के बगल के टूटे हुए पुल नहीं बनवा सकता, जो विधायक अपने गांव के अगल बगल पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर सकता 5 साल, वो भी रूलिंग पार्टी का एमएलए, और उसके पहले जो आदमी था वो भी दल बदल करके वो एमएलए बना किसी और पार्टी से, फिर जहां जहां सरकार बनी उस पार्टियों में जाता गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जनता आज भ्रष्टाचार को लेकर के पर्याप्त मात्रा में दुखी है और जनता एक परिवर्तन चाहती है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई सारे कार्य बताए, इसके अलावा आपके कार्यकाल में और कौन से आपने प्रमुख कार्य किए अपने क्षेत्र के लिए? अब मैं जहाँ खड़ा हूँ मैडम, ये विधानसभा का उत्तरी क्षेत्र है।
जी दक्षिणी क्षेत्र कछार है, गंगा जी के तराई, और गंगा जी की तराई के विषय में केवल मैं इतना कहूँगा कि लाल गोपालगंज से मलाखरहर जाने वाली पक्की सड़क को 6 नहरें क्रॉस करती हैं, और उन नहरों का पानी केवल और केवल मेरे समय में, जब मैं 1.5 वर्ष के लिए एमएलए था, तो नहरों का पानी दक्षिण की ओर गया था, आगे बढ़ा था, और उसके बाद न पहले पानी गया था न बाद में पानी गया। आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 5-5 साल एमएलए रहे हैं, जितनी दूरी तक पानी मैं 1.5 किलोमीटर पे पहुंचा सकता हूं सफाई करा करके, उतनी दूरी तक ये 5 किलोमीटर नहीं पहुंचा पाते। कारण इनकी नीयत नहरों की सफाई नहीं है। 1.5 साल के अंदर अगर मैं सरकारी ट्यूबवेल जो कछार की बड़ी भारी क्षेत्र की सिंचाई करता है वो लगवा सकता हूं, तो ये लोग 5-5 साल लाल बत्ती लेकर टहलने के बाद क्यों नहीं लगवा सकते? जनता ये सवाल इनसे जरूर करना चाहती है। और एक लाइन का सवाल अगर आप कहें तो मैं और कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ कछार में एक गांव है, उस गांव के जानवर छूटते हैं खुलेआम, 20 ग्राम सभा के खेत चरते हैं। मैं जब एमएलए था तो वो जानवर मैंने रोके, और इनकी भी सरकारें रही, ये सरकार में रहे, लाल बत्ती वाले रहे, एमएलए रहे, ये उन छोटा जानवरों को, खेत चराई को नहीं रोक सके। ऐसी बड़ी सारी समस्याएं हैं। जी बिल्कुल सर। यदि सर वैसे मैं पता नहीं ये सवाल आपसे करूँ या ना करूँ, फिर मैं आपसे कर लेती हूँ ये सवाल कि अगर राज्य की राजनीति से हट के बात करें, राष्ट्रीय जो बीजेपी में अभी चल रही है राजनीति, 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी, आपको पता है बीजेपी के 2-3 मंत्रियों को कर्नाटक में पकड़ा गया। आपको लगता है कुछ ये बैड इफेक्ट दिखाएगा यहाँ के, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही अहम है, यूपी के इलेक्शन को बहुत ही अहम माना जाता है? मैं मैडम जी मानता हूं कि राजनीति में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी दुर्भाग्य है कि आज राजनीति में चरित्र समाप्त हो गया। जी महात्मा गांधी जैसे चरित्र की कल्पना आज राजनीति में करना मुश्किल है। आज आप 72 साल के, क्षमा कीजिएगा आप कितना इसको प्रसारित करेंगे मैं नहीं जानता, 72 साल के एनडी तिवारी 3 लड़कियों के साथ जब राजभवन में पकड़े जाते हैं, ये राजनीति का चरित्र है। जहां 58 साल की उम्र का एक उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन एक औरत के चक्कर में मुसलमान बन जाता है, जहां देश की राजनीति का ये चरित्र हो, वहां वो कर्नाटक का मंत्री हो, चाहे गोवा का मंत्री हो, चाहे जहां का मंत्री हो, करेगा ही करेगा। ये राजनीति का चरित्र है। जी बिल्कुल। सर अभी बात करेंगे आपकी कि आपके क्षेत्र से और भी कई सारे प्रत्याशी हैं, अन्य अन्य पार्टियों से हैं, तो ऐसा क्या है, आपने सभी प्रत्याशियों से सवाल किया है, तो ऐसा क्या है आप में जो जनता, आपके क्षेत्र की जनता आप ही को वोट करे? मैं मैडम जी मानता हूं कि जनता हमको वोट क्यों करे ये तो वो जाने, लेकिन राजनीति में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसे अभी आपने कर्नाटक की बातें किया, मैंने एनडी तिवारी, भजन लाल के बेटे सबका उल्लेख किया। राजनीति में कहीं ना कहीं चरित्र आवश्यक है, और दुर्भाग्य ये है कि एक एमएलए तो हमारा ऐसा है कि बेचारा वो जीता किसी और पार्टी से, फिर चला गया जहां सरकार बनी, फिर जहां सरकार बनी, अब नाम लेकर के कोट करूं उचित नहीं होगा, लेकिन दल बदल एक मुद्दा है। दल बदल एक मुद्दा है। आज राजनीति में कोई पैसा खर्च करके टिकट प्राप्त करके चुनाव लड़ता है, और कोई नोट बांट करके वोट प्राप्त करने की कोशिश करता है। कोई टिकट के लिए, टिकट न मिले तो पार्टी बदल देता है, और कोई अगर एमएलए बन जाए तो और ऊंची कुर्सी प्राप्त करने के लिए दल बदल करता है। जनता इसको भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है, और मैं इसलिए कहता हूं कि जनता दोनों तीनों चीजों को देखे। एक तो जनप्रतिनिधि की ईमानदारी देखे, ईमानदारी से मतलब धन की ईमानदारी से है। दूसरा उसके चरित्र को देखे कि उसका राजनीतिक चरित्र क्या है। राजनीतिक चरित्र एक दल में काम करना भी होता है, ईमानदारी से काम करना भी होता है, बिना धन बांटे। और मैं आपकी जानकारी के एक वाक्य और कोट करूं कि चुनाव आयोग की जब से आचार संहिता लागू हुई, मैं लड़कियों की शादी में जाता हूं लेकिन कुछ नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि चुनाव आयोग ने यह माना कि ये घूस देना होगा, तो किसी की लड़की के शादी में गए तो उससे कह देते हैं भाई आज माफ करना। मेरा दिल नहीं कहता, चुनाव आयोग कहता होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि मैं दूं। तो कुछ सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का हमने सपना देखा है, केवल मैं इतना जानता हूं। इसलिए जनता वोट देना चाहे वोट दे। आपसे जानना चाहूंगी, अभी अपने बातों में कहा है दल बदल करते हैं, क्या आप लगता है कोई ऐसा रूल पास कर देना चाहिए जिससे कि अगर यदि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में ऐसे दल बदल करके ना जाए, ऐसा कोई रूल होना चाहिए? वो क्या लगता है? मैडम, मैं अगर आपने ये सवाल किया है तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया ये केवल और केवल नेताओं पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। नेता अपना परिवारवाद चलाता है, व्यक्तिवाद चलाता है, जातिवाद चलाता है, सब चलाता है। नीचे का वर्कर उपेक्षा का शिकार होता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ है। जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में प्रत्याशियों का चयन होता है, क्या इस देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए प्रत्याशियों का चयन विभिन्न राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक पद्धति से हो, तो राजनीति में काम करने वाला सीना तान करके क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेगा, उसको नेता के
की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये परिवर्तन होने की आवश्यकता है, और ये परिवर्तन होगा तो मुझे लगता है कि जब नीचे से टिकट तय होगा, ऊपर से टिकट नहीं तय होगा, तो कोई भी दल बदल करके आवे, नीचे का कार्यकर्ता चाहेगा तो टिकट प्राप्त करेगा, नीचे का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा तो अपने आप को साफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर, और शायद ये आइडिया और किसी के दिमाग में ना आया हो, अगर आपने बताया तो ज़रूर हम चाहेंगे जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उस पर वो विचार करें। लास्ट सवाल आपसे मेरा कि आपके क्षेत्र की जनता इस टाइम आपको देख रही है, सुन रही है और आपके विचारों को समझ रही है, तो कोई विशेष संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं राजनीति में केवल एक विशेष संदेश देना चाहूँगा कि अब ये बात धर्म से जुड़ी जरूर है, लेकिन ये धर्म के नाम पर मैं किसी को माने प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि क्षण भंगुर शरीर है, आज नहीं तो कल ऊपर वाले के यहाँ जाना है। जीवन में जाने अनजाने हम बहुत से पाप करते हैं, और राजनीति में वोट देते समय हम पाप न करें। राजनीति में अगर हम भ्रष्टाचारी को वोट देते हैं, अपराधी को वोट देते हैं, दुराचारी को, व्यभिचारी को, दलबदलू को वोट देते हैं, तो हम ये पाप कर रहे हैं। और वो जो आदमी वोट लेकर के जाता है, धन कमाता है, तो किसी के दरवाजे मिठाई का डिब्बा और 100 रुपए के नोट लेकर थैंक यू कहने भी नहीं जाता है, तो वो भ्रष्टाचार वो करता है, और भगवान की निगाह में अपराधी हम होते हैं, तो उससे हम बचें। दूसरा मेरा कहना है कि भगवान के घर में कोई जातिवाद नहीं है। भगवान के घर में अगर जातिवाद होता तो भगवान को अपनी जाति भी पता होती और सबरी की भी जात पता होती। भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए, इसके माने न भगवान की कोई जाति न सबरी की कोई जाति, केवल एक जाति है इंसान की। इंसानियत के नाते, चरित्र के नाते लोग वोट करें, केवल इतनी सी प्रार्थना। मैं दी बेस्ट दिखाई पड़ूं, मुझे वोट करें। मुझसे अच्छा कोई और इंसान दिखाई पड़े, वोट उसको करें। मुनव्वर राना का एक शेर है, बड़े मशहूर शायर है मुनव्वर राना, उनका एक शेर है, शरीफ इंसान इलेक्शन में हार जाता है, शरीफ इंसान इलेक्शन में हार जाता है, किताबों में लिखा है कि रावण हारता है, इसके आगे क्या कहें। बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हम यही चाहेंगे कि चाहे कोई भी जीते इस क्षेत्र से, लेकिन क्षेत्र की जनता जिन भी समस्याओं से आज जूझ रही है, आने वाले समय में वो समस्याएं उन्हें ना हो। सर, पूरी एक मुलाकात की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं इलेक्शन के लिए। आपने खास बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाशंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभाशंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभाशंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभाशंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, ये प्रोग्राम का नाम है एक मिनट, एक A to Z न्यूज़। अपना नाम बताएं आप। कमलेश नारायण तिवारी। आप बताएं कि आपके क्षेत्र से कई सारे प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप किस प्रत्याशी को चाहते हैं कि वो आपके क्षेत्र में जीत के आए, आपके क्षेत्र का विकास करे, और क्यों? मैडम, जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये सड़क से अछूता क्षेत्र था। यहाँ व्यापारी क्षेत्र रहता है जो जीविका कमाता है, अपनी छोटे छोटे व्यवसाय करके, दुकान रख करके। आयात के साधन नहीं थे। प्रथम विधायक हुए थे प्रभाशंकर पांडे। इतनी जनता के सामने मैं डंके के चौक पे कह रहा हूँ, ये खड़ंजा इन्हीं का देन है, और जब से 30 साल से गए वैसे ही रह गया, किसी विधायक ने नहीं सुना। हमारी जो जन मुद्दाओं को, जन समस्याओं को सुने, हम उसी के साथ हैं। इनसे बढ़िया ईमानदार, इनसे बढ़िया कर्मठशील, चाहे हारे हों चाहे जीते हों, हर समय जनता से अपनी पकड़ बनाए रखे, लोगों के सुख दुख में आते रहे। इनसे बड़ा प्रत्याशी हमको बढ़िया कौन मिलेगा, इसी हम इनके साथ है। धन्यवाद। आप बताइए कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप कौन से प्रत्याशी को जिताएंगे और इसका कारण आपके तरफ से क्या है? हमारे क्षेत्र में इस समय विधानसभा फाफामऊ में बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन हम विकास के लिहाज से और क्षेत्र का विकास हो इस लिहाज से हम माननीय प्रभाशंकर पांडे को चुनना चाहते हैं। हाँ। अब अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याएं बताएं, और जिनका कि पिछले कई सालों में कोई विकास नहीं हुआ, जिसपे कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो भी हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ऐसा है कि इस क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं वो पब्लिक के नेत से नहीं काम हुए हैं, वो केवल कमीशन खोरी पर काम हुआ है। केवल प्राइवेट विद्यालयों को धन दे करके उनसे धन कमाना उनका काज रहा है। यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं, सड़क का निर्माण होना, नई बिजली का प्रचार करना, बिजली पहुंचाना हर क्षेत्रों में, पेयजल की समस्या को दूर करना, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की है, जो गरीबों तक दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती हैं। ये उनका धन जो है, ये जो हमारे
आने वाले माने होने वाले पिछले विधायक थे, ये सब उनका धन खा गए और पब्लिक तक उनका धन नहीं पहुंच पाया। मैं उनका धन उनके पास पहुंचाने के लिए मैं श्री प्रभा शंकर पांडे जी की ईमानदारी और उनके चरित्र के उस पे अच्छे पर होने के कारण उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।